हमारे साथ अभी मौजूद है योगेश कथुनिया एंड ही हैज़ बीन लाइक अ ब्रदर टू मी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। पहली बार उनसे मुलाकात हैंगजाओ एशियन गेम्स में हुआ था। उसके बाद से लगभग हर साल एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट हम करते हैं। योगेश, ग्रेट टू हैव यू बैक इन ट्रेल ब्लेजर्स कॉन्क्लेव। कैसा लग रहा है इस बार आके, क्योंकि आप पहले भी दो बार आ चुके हो। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द रेप स्पोर्ट्स फैमिली, तो कैसा इस बार डिफरेंट क्या था? नहीं, इस बार डिफरेंट था और नए नए टॉपिक्स भी कवर करे थे। लास्ट टाइम के टॉपिक्स अलग थे, तो अच्छा है कि मतलब नए नए लोगों को बुलाना और काफ़ी सारे लोग देखेंगे और काफ़ी सारे यूथ मोटिवेट होंगे। और इस मतलब एक छोटे से इवेंट की वजह से हमें भी थोड़ा सा मज़ा आता है कि हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं और घूम रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड हर किसी के साथ मुलाकात भी होता है एक आध बार, तो वो एक अच्छा होता है। बट अभी 2026 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है। देखते देखते वो एशियन गेम से एक और आ गया, तो हाउ डू यू प्लान ऑन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईयर? हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट ओवरऑल कैसा थॉट्स है 2026 को लेके? अभी इस साल तो ये सोचा हुआ है कि मैक्सिमम कंपटीशन खेलूं और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं। अब नेक्स्ट इवेंट में खेलूँगा बेंगलोर का ग्रैंड प्री, और जो कि फाइनल ट्रायल्स होगा, और देखते हैं एशियन गेम्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। और इस बार थोड़ा टफ क्वालिफाई भी है, लास्ट टाइम से मतलब रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब 60 स्लॉट्स का आसपास है, और मतलब जो टॉप 4 है एशियन में वही जा पाएंगे, प्लस जो मेडल प्रोस्पेक्टस होगा उसी को ही ज़्यादा वो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पूरा मतलब इस बार थोड़ा टफ है क्वालिफाई करना। पिछले बार से इस बार के माइंडसेट को लेकर कितना चेंज आया है? आपने काफ़ी मैच्योर तो आप एज अ प्लेयर हो गए हो, बट ओवरऑल माइंडसेट को आपने कैसे इवॉल्व किया ओवर दिस, फ्रॉम दैट एडिशन टू दिस एडिशन? उस टाइम में मतलब थोड़ी नादानी ज़्यादा करता था और सुनता ज़्यादा कम था कोचेस की। अब पूरा प्रॉपर वही जो बोलते हैं वही करता हूँ, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि करने की मैं जब पहले कोशिश करता था तो बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी। 2022 में 2023 में मेरा 2 साल बहुत ज़्यादा इंजरी ने बहुत ख़राब करा। उसके बाद से मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था। ग्राउंड पे थ्रोज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी, हर चीज़ अच्छी हो रही थी, लेकिन वही इवेंट्स में मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो वो चीज़ अभी तक मुझे समझ नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा स्टार्ट करा तो थोड़ा अच्छा लगा। तो मुझे समझ आई है मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, और उस पर वर्क कर रहे हैं, तो अच्छा मतलब आउटकम आ रहा है। अपने ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, आप सीज़न शुरू करने की बात कर रहे थे कि एक एथलीट अभी जल्दी स्टार्ट करते हैं, कुछ बाद में करते हैं, तो ये इंटायर प्रोसेस कैसा होता है कि आप कोचेस के साथ डिसाइड करते हो कौन सा इवेंट खेलना है, कितना लोड लेके खेलना है? सुमित से भी हम बात कर रहे थे, वो ऑफ लोड, पीक, ये टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो बट लेमैन्स के लिए आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि एक एथलीट का इंटायर थॉट प्रोसेस कैसा रहता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ टॉप इवेंट? अब जैसे लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे ऑफ सीज़न होता है, ऑफ सीज़न में वर्कआउट और जो ड्यूरेशन मेन बेसिकली हम उस टाइम पे फोकस करते हैं। जैसे डिस्कस करनी है मुझे, जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, तो हम टूल से करेंगे ज़्यादा वर्कआउट। जैसे 2 किलो का टूल होगा, अच्छा, या 1 किलो 1.5 किलो का टूल्स होगा, तो हैवियर पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। डिस्कस का वेट कितना होता है? 1 किलो होता है। 1 किलो होता है, लेकिन टूल्स होते हैं, जैसे डिफरेंट टूल्स होते हैं। एक हैंडल होता है, उस पर अच्छा, वर्क करना। शॉर्ट होते हैं 2 किलो के, उस पर वर्क करना। मतलब अलग अलग डिफरेंट चीज़ों पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ थ्रोज करना, कि टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो आप एक सेशन में 50 से 60-80 थ्रोज कर लेते हो, तो वो एक टाइप का ऑफ सीज़न हो जाता है। क्योंकि ऑन सीज़न में मैक्सिमम 20 to 25 थ्रोज होती है। बेसिकली हम रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और टेक्निकल अच्छा होना चाहिए और एक्सप्लोसिव अच्छा होना चाहिए। और यही चीज़ हम ऑफ सीज़न में स्ट्रेंथ बेस, मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और अच्छा मतलब बेस बने टेक्निक्स का, उसके लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे टूल्स होते हैं, अगर एक्सप्लेन करें? मेरे पास जैसे है एक रॉड है 2 kg का, 1 kg का, 1.5 kg का, और शॉट है 1.5 किलो का, 2 किलो का, 2.5 किलो का, और बॉल्स हैं, मेडिसन बॉल्स हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। एंड उसके बाद कौन से
टूर्नामेंट्स खेलना है, कौन से लेवल के टूर्नामेंट्स खेलना है, ये सारे कैलकुलेशन सब कैसे करते हो? अब कोचेस ही करते हैं, वही बताते हैं कि अभी धीरे धीरे यहाँ से देखते हैं कितना परफॉर्मेंस आएगा, फिर वो देखेंगे कि ऑफ सीजन के उनके हिसाब से क्या कमी रह गई थी कि इतना टच नहीं हो पाया, तो वो फिर दूसरा कंपटीशन खेलेंगे, तब वो थोड़ा वर्कआउट को ऊपर नीचे करेंगे। क्योंकि अब एज भी बढ़ती जा रही है, 29 का हो गया हूँ, तो अब थोड़ा सा देखना पड़ता है रिकवरी पे पार्ट पे भी। उस टाइम पे तो रिकवरी का इशू नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा फोकस करना पड़ता है, नींद पे, रिकवरी पे, खाने पे, सारी चीज़ों पे फोकस करके करना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो रिकवरी अच्छी होती है। तो स्पोर्ट्स साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, भूमिका है। तो अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चरली हम कैसे ग्रो किया एज ए कंट्री, आपको क्या लगता है? तो ओके अभी तक तो करा है, क्योंकि अभी इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि स्पोर्ट्स बेस्ड अभी इतना नहीं आ पाया है। वैसे बता देते हैं वो लोग, मतलब कि उन लोगों ने खुद स्पोर्ट्स नहीं करा होता, तो वो इतना कुछ खास नहीं बता पाते जितना, जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक स्पोर्ट्स रिकवरी को समझना पड़ेगा। हमारा वेदर अलग है, सब लोग बोल देते हैं आइस बात कर लो, अरे आइस बात हम तो कर लेंगे, वेदर तो अलग है ना। लेकिन हमारा सिंपल है, अब सोना बोल देते हैं, सोना हम ऑलरेडी इतनी गर्मी में रहे, सोना बात का क्या फ़ायदा। तो वो चीज़ें अभी इतना कोप अप नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है? फॉरेन कोचेस पूरा इंडियन सेटअप समझ नहीं पाते, क्या होता है, मैंने शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है? अब फॉरेन कोचेस के अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि अपने इंडियंस भी अब थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं। उन्होंने भी तो किसी से मतलब यहीं पर ही सीख के सब कुछ आगे निकले ही हैं। करने को कर सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों पे जैसे कोचेस फोकस कर सकते हैं रिकवरी पार्ट पे मेनली, बेसिकली वो मतलब समझ नहीं पाते, एक बिल्ड नहीं बना पाते अपने एथलीट्स के साथ। वो बिल्ड बनाना शुरू कर दें, एक बढ़िया सा रिलेशन बनाना शुरू कर दें, जिससे कि उनकी बातें हमें समझ आए और हमारी बातें उनको समझ आए। तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको जानने में बहुत ईजी होगी। और यहाँ पर खिलाड़ियों और कोचेस का भी थोड़ा सा इशू होता है, वो जल्दी छोड़ देते हैं एक दूसरे को, लॉन्ग टाइम नहीं देते, एक लॉन्ग जर्नी नहीं देते। 2-3 साल तो एक कोच को ही समझने में लग जाता है कि कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा नहीं करेगा, क्या वर्क करना है। और ऑब्वियस ही बात है, इंडिया है, यहाँ पर सबसे पहले कोचेस सोचते हैं कि इसका खिलाड़ी छोड़ के हमारे पास आ जाए, ये छोड़ के हमारे पास आ जाए। खुद ने किसी ने आज तक कोई खिलाड़ी नहीं बनाया है अगर देखा जाए तो पहले जो सोच रहे कि हमें जल्दी से सक्सेस मिल जाए, पहले खुद का खिलाड़ी बनाए और खुद कुछ करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब एक कोच का नाम भी होता है कि हाँ उसने एक खिलाड़ी बनाया। आज आप कोई भी एक कोच उठा के देख लो, मैं तो अपने शुरू से उसी कोच के पास हूँ। आप किसी भी एथलीट का नाम ले दो, वो उसी कोच के पास है। तो आप खुद भी एकेडमी, आपके खुद का एकेडमी है, पुष्पेंद्र वहाँ से आया है, आप खुद भी आज भी हमारे साथ ही है वो, आज भी। हाँ, फिर उसके बारे में अगर थोड़ा ज़्यादा बताएं, आपकी एकेडमी में ये फिलोसॉफी के बारे में जो आप बात कर रहे थे, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, मतलब धीरे धीरे करके एक परफॉर्मेंस देता है एक खिलाड़ी को, उसका मन था बनने का, वो बना, उसकी मेहनत है, हमारा काम था हेल्प करने का, हमने हेल्प करा बस। एंड आपकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, आपने बीकॉम किया, सीए किया, हर एक एथलीट्स को वो मौका नहीं मिलता, वो हर एक एकेडमिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो अभी एक मेडल लाओगे आप तो गवर्नमेंट से फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्पॉन्सरशिप आएगा। तो ये जो फिनेंस मैनेजमेंट है ये आपको शायद समझ में आता है, तो हर कोई किसी को तो नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी जो एथलीट मैनेजमेंट एजेंसीज है, ये सेटअप जो इंडिया में अभी आ रहा है, इसका क्या कितना इम्पोर्टेंस है? नहीं, फाइनेंस मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि किसी पे नया नया पैसा आ जाए 5-10 करोड़ रुपए अकाउंट में तो उसको सबसे पहले बात तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। तो मुझे तो सीए बैकग्राउंड के हो, आपको तो हाँ समझ में आता है, सबको तो नहीं आता। हाँ, ये है, मतलब कई लोग जल्दी सी गाड़ी ले लेते हैं, फिर वो नहीं पता कि उसका तेल भी भरवाना है, वो भी करवाना है, सब कुछ मैनेज भी करना है। तो मैंने तो अपना अच्छे से मैनेज करा है। लेकिन एथलीट मैनेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बिल्ड रहे, रिलेशन रहे कंपनी के और एथलीट के बीच में, और काफ़ी सारे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्पॉन्सरशिप मिले, जिससे कि वो खिलाड़ी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। अब कई लोग हैं, दिल्ली सरकार की स्कीम से बहुत लोग पैसा लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से खिलाड़ी मतलब खुद नहीं लगाते अपने ऊपर पैसा, और अननेसेसरी इस्तेमाल करते हैं पैसे को।
16 लाख की स्कीम है दिल्ली में, लेकिन काफ़ी बच्चे उसका फ्रूटफुल इस्तेमाल ही नहीं करते। एंड आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्या रही है अब तक? क्योंकि बहुत सारे मेडल्स आप जीते हो, पैसे मिला है, तो इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट सो फार? माइट बी फाइनेंशियल, माइट नॉट बी फाइनेंशियल, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने स्पोर्ट्स में दिया, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा। और सीए कर लेता, वो भी कर लेता, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता, इतना नाम नहीं मिल पाता जितना यहाँ नाम मिला है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट मेरा यही था जब मेरा टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल आया था और मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था, तो मेरे फादर ने मेरी पीठ थपथपाई थी फर्स्ट टाइम, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट था। अभी फैमिली क्या बोलता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में एक है कि भाई पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जाएगा, शादी कर ले गवर्नमेंट, अभी आपका तो गवर्नमेंट जॉब है, बट सब वो एक रहता है कि पढ़ाई कर ले, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, सिक्योर लाइफ हो जाएगा। अभी आपका फैमिली क्या बोलता शादी कर ले बोलता रहूँ मैं आपको है? आपका क्या प्लान है? ये शादी अच्छा नहीं लगता वास्ते हुआ। चलिए ठीक है, अभी आगे कहते हैं। इस साल जो शुरू में हमने बात की थी कि इसके प्रिपरेशन है, बट अभी आपके वो एक शायद क्वेश्चन आता है हर एक जगह जब आप जाते हो, वो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड मेडल कब आएगा, गोल्ड मेडल। नहीं, इस बार मैं फोन बंद कर लूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं किसी की, मैं मिलूंगा ही नहीं पहले इवेंट से पहले किसी को भी, कोई सा बोल जाए मुझे। मैं कोच को भी बोल रखा है मुझे नहीं बोलना कुछ भी इस बार मेरी मर्जी से होगा जो होगा। ये माइंडसेट के बारे में बताइए कि आपने ये, अरे वो एकदम से कोई डाउट लेके आ जाता है, मतलब कोई भी जाए, मम्मी पापा भी लेने आ गए, डाउट दे देते एकदम से, इस बार हो जाएगा। मैं यार हो जाएगा क्या होता है, होगा, हो जाएगा, और ये होएगा, ये नहीं होएगा, वो मेरे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, मैं होगा ये सोचता हूँ मैं। अब वो पहले ही इतना डाउट कर देता है, मेरे दिमाग में भी वो डाउट घुसा रहता है फिर। तो इस बार मैं सोच रखा है कि 2-3 महीने पहले अपना मैं फोन वोन बंद कर दूंगा, करते रहो किसको कॉल करो। अपना तैयारी करूंगा, सीधा एशियन गेम जाऊंगा खेलने। वही अच्छा है। बट आपने पहली बार ये बात बोली थी कि अभी आप वो सोचते नहीं हो उतना, तो ये मेंटालिटी आप में कहाँ से आई? आप स्पिरिचुअल हो, आपकी वो साइड के बारे में बताइए। हाँ नहीं, उस वजह से थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, स्पिरिचुअल साइड है मेरी जो, तो उस वजह से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। बाकी मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उसकी वजह से, और एक टारगेट मिल जाता है। आपकी रूटीन क्या है जब आप नहीं खेल रहे होते हो? जब नहीं खेल रहा होता था तो मैं सोना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नहीं मतलब सुबह उठ जाता हूँ, मेरे घर पे थोड़ा दिक्कत क्या है, वो आर्मी बैकग्राउंड से फादर, तो सुबह चाहे मेरी छुट्टी हो या ना हो मेरे को उठा ही देते हैं वो 6-7 बजे, सोने नहीं देते ज़्यादा। तो रात को 8-9 बजे मैं सो जाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर पूजा वगैरह करता हूँ, पहले पूजा करता हूँ नहा धो के, मैं मंदिर जाता हूँ हर रोज़ मंदिर जाके, फिर आके फिर ब्रेकफास्ट करके, फिर अपना थोड़ा बहुत जो काम वगैरह रहता है वो पेंडिंग को ख़त्म करता हूँ। लोगों को लगता है कि मेरे पास काम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है कभी कभी तो, और गुस्सा भी आता है कि कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, मन नहीं करता कभी कभी काम करने का, फिर सोचता हूँ यार मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे करना पड़ेगा। कोई छोटा भाई होता था हेल्प भी कर देता। दोनों बहनों की शादी हो गई, उनसे पहले होमवर्क करवाता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी जैसे MBA कर रहा था मैं, फिर मैंने बीच में सोचा कि नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़े दिन पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया, MBA नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा, क्योंकि मन में था MBA करने की, लेकिन दोनों का मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम, क्योंकि अब लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो इधर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और फिर थक जाता हूँ तो फिर नींद आ जाती है, पता नहीं चलता फिर इतना। आपने काफ़ी कुछ सोचा था CA करके पूरा नहीं किया, MBA करके पूरा, बट ये अच्छा है कि आपने ये फोकस रखा है कि मुझे खिलाड़ी बनना है, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क एक होता है, फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं कि अच्छा खेलता है बट 10th आ गया 12th आ गया तो खेलना छोड़ देते हैं। ये फैमिली सपोर्ट तब मिला था? हाँ नहीं, मैं तो शुरू से खेलता रहता था, कुछ नहीं बोलते थे मुझे इतना, बस ये बोलते थे पढ़ाई में नंबर अच्छे आने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो करना है कर। अगर आप अभी अगली के जो नेक्स्ट मंथ्स है, ये आप फ़ोन बंद करने से पहले जो इवेंट्स खेलेंगे, तो
आपको क्या टारगेट लेके खेलेंगे? छोटा छोटा टारगेट लेंगे या आपका टारगेट में वो एशियन गेम्स ही रहेगा? नहीं, मेरा तो इस बार मीटर्स पे ही फोकस है। धीरे धीरे करके मैं मतलब पिछले में जितना करा उससे 1-1.5 मीटर आगे, ऐसे करते करते आगे निकलूं। अब बहुत बार ऐसे बोलो कि प्रैक्टिस में ज़्यादा जा रहा है, हाँ, इवेंट में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ये कोच से बात होता है, काफ़ी बार हुआ, लेकिन इस बार मुझे खुद समझ आया ना कि क्या गलतियाँ हो रही है। पहले समझ नहीं पा रहा था। एक आखिरी कुछ सवाल, हालांकि वो दूर की बात है, एले 28 में आपके जो डिस्कस इवेंट है वो नहीं है प्रोग्राम में, तो उसका चेंजेस क्या 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 सोचे? मैं पहले भी 2018 में जब जैवलिन करियर शुरू करा था, मैंने अपने जैवलिन से ही करा था। तब भी मैं 40-41 करता था। तो अभी इतना कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा कोप अप करने की, तो करूँगा। कब से शुरू करोगे वो प्रिपरेशन? एशियन गेम के बाद। एशियन गेम्स मैं सोच रहा हूँ, पता चले दोनों गेम खराब हो जाए, इससे बढ़िया अपना एक पे फोकस करके करते हैं, एशियन गेम पे फोकस करते हैं, फिर बाद में करेंगे उसको। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये माइंडसेट रहना भी ज़रूरी है कि आई कैन डू दैट, तो वो है। ठीक है, थैंक यू योगेश, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपसे बात होती रहेगी। बिफोर यू स्विच ऑफ योर फोन बिफोर द एशियन गेम्स, आखिरी इंटरव्यू मुझे दे देना, उसके बाद बंद कर देना।